मेरे साथ इस समय दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही अशोक सज्जनार सर पूर्व राजनयिक हैं जो बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर, आप दोनों के पास मैं आती हूं। एक रिपोर्ट जरा हम दर्शकों को दिखा देते हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज देखिए 7वां दिन है और यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस के नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। लगातार हो रहे धमाकों से यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठे हैं। कहा जा रहा है कि रूस की सेना जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। बारूद है कि बरसता ही जा रहा है। मिसाइल है कि गिरती ही जा रही हैं। ये युद्ध है जो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इस जंग को रोकने में जुटा है, लेकिन जंग है कि रुक ही नहीं रही। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ पर यह सवाल सिर्फ पीएम मोदी या भारत का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। पिछले कुछ दशकों में इसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि 1945 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए हुई थी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। यह वैश्विक संगठन कंबोडिया में खमेर रूज के उस नरसंहार को नहीं रोक पाया था जिसमें 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ था। इसी तरह 1994 में रवांडा नरसंहार में 100 दिनों के भीतर 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और संयुक्त राष्ट्र देखता रहा। इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध, सूडान नरसंहार, बोस्नियाई संकट संयुक्त राष्ट्र की दूसरी बड़ी नाकामी रही हैं। नाकामियों की यही वो लिस्ट है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक नहीं दिखता। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? जवाब है इसकी अलोकतांत्रिक बनावट और निरंकुश प्रकृति। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, इसी पर विश्व की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके पास वीटो पावर है। इस शक्ति से कोई भी देश अगर किसी फैसले से सहमत नहीं है तो उसे रोक देता है। विश्व की शांति और सुरक्षा में यही सबसे बड़ी रुकावट है। ये पांचों देश अपने निहित स्वार्थ के लिए आए दिन ऐसा करते रहते हैं। लब्बो-लुबाव यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था महज एक मजाक बनकर रह गई है। दुनिया को इसके बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। इसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है, तभी वो मकसद कामयाब होगा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो कहां जाकर ये युद्ध रुकेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, कहां पर, किस जगह पर रशिया ने कौन से दिन हमला बोला, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 25 फरवरी का अभी आप ग्राफिक्स पर पढ़ रहे थे कि रशिया ने हमला बोला था। वहां पर हालात लगातार 25 तारीख से बिगड़ते जा रहे हैं और आज 7वां दिन है। क्या आज की वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्या कुछ सकारात्मक बाहर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कुलकर्णी सर लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बाइडेन ने कह दिया है कि जो हमला किया है रशिया ने वो बिल्कुल गलत किया है, वो दुनिया पर राज करना चाहता है। उसके कदमों की हम ना सराहना करते हैं और ना ही रशिया के साथ कोई खड़ा हुआ है, बट यूक्रेन के साथ सब खड़े हैं और रशिया जो कर रहा है इसके गंभीर परिणाम होंगे। बेशक ये युद्ध वो जीत जाए। ऐसे है कि हर कोई चाहता है कि इस विश्व में कम से कम किसी प्रकार से अपना दबदबा रहे और कई सालों से, और खासकर 91 के बाद जब सोवियत एम्पायर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन नहीं रहा,
उसके बाद से रूस को इस बात का आभास हुआ कि उसका शायद जो दबदबा होना चाहिए, जो पहुंच होनी चाहिए, वो नहीं है। और उसके बाद और लगातार जिस प्रकार से नाटो के सदस्य वो बने जो सोवियत रिपब्लिक से ब्रेक ऑफ हुए, तो उसके बाद अब जब जॉर्जिया 2008 हुआ, उसके बाद आपका 2014 में क्रीमिया हुआ, तो ये बार बार रूस बताने की कोशिश कर रहा है। शायद रूस को इस बात का आभास हुआ कि अब ये बात बनने वाली नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ छोटे लेवल पर करते भी हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ठीक है। अब उन्होंने ये कदम उठाया है, जरूर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कदम जब कोई उठाता है और खासकर ऐसे व्यक्ति जो कोई माने रखता है, विश्व में पुतिन जी का बड़ा नाम है और एक बड़ी महाशक्ति के वो लीडर हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक नर्म रवैया अपनाना जरूरी था। और खासकर क्योंकि यूक्रेन जो वो खुद बार बार कह रहे हैं कि उन्हीं का भाग है, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के साथ रहे हैं, क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, ये सब यूक्रेनियन थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर इतना लीडरशिप है। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगा पुतिन को कि अमेरिका और पश्चिम देश जर्नलिस्ट को अब उकसा रहे हैं। मैं बस इसी पर आ रही थी। आपने जो मुद्दा छेड़ा है, मैं जरा जा रही हूं अशोक सज्जनार सर के पास। सज्जनार सर, कुलकर्णी सर कह रहे हैं कि अगर नरम रवैया पुतिन ने उठाया होता, कोई नरम अगर कदम उठाया होता तो उसकी सराहना होती। उन्होंने बहुत बड़ा और गलत कदम उठा लिया, इसकी निंदा हो रही है चारों तरफ, होनी चाहिए भी। अशोक सर, रशिया की तरफ से इस युद्ध का जो पहला दिन था, पहले दिन ही चार्ज द अफेयर्स का बयान आ गया था कि हमें 7 साल हो गए देखते देखते, हमें प्रवोक किया गया है, इसलिए यह कदम हमने उठाया। नहीं, देखिए, मेरे विचार से तो मैं तो ये समझता हूं जो रूस ने ये सब इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। ये नहीं है जो ये एकदम तैश में आकर ये हमला किया है राष्ट्रपति पुतिन ने। हम देख रहे हैं पिछले साल से इसकी तैयारियां चल रही हैं और बातचीत से इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। आपको पता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन की बातचीत पिछले साल जून जनीवा में हुई थी, उसके बाद बहुत बारी टेलीफोन पर भी दोनों ने बातचीत की है। और यहाँ से राष्ट्रपति मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन गए, वहां पर पुतिन से मिले, 2 बारी गए, उनसे कहा जो युद्ध मत करिए, और हमेशा ये गलत बात बताते रहे पुतिन और उनके और जो मातहत हैं विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ पर जंग करने का, कोई इरादा नहीं है अटैक करने का। और ओलाफ शोल्ज भी गए, जो जर्मन के चांसलर हैं, वो भी गए, उन्होंने भी बात की जो आप युद्ध मत करिएगा। परंतु फिर हम देख रहे हैं 21 तारीख को जो 2 ब्रेकअवे रिपब्लिक्स हैं उनको उन्होंने पूरा एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया, जो ये स्वतंत्र देश हैं। किसी और के देश में जाकर आप ऐसे 2 रीजन्स को ऐसे डिक्लेयर कर दें, वो तो ठीक बात नहीं है। और फिर जो ये हमला कर दिया है 24 तारीख को, मेरे विचार से ये तो बिल्कुल टोटली अनप्रोवोक्ड है, अनजस्टिफाइड है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मेरे ख्याल से कदम उठाया है। तो जो निंदा हो रही है और जो सैंक्शंस लग रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता तो पुतिन तो फिर यही सोचते, भाई मैंने जैसे क्राइमिया लिया, जैसे जॉर्जिया किया, जैसे पूरे यूक्रेन को हथिया लिया है, तो मैं और भी वैसे कर सकता हूँ। और ये संदेश चीन को भी चला जाता, जो अंतर्राष्ट्रीय समिति समूह तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आई थिंक ऐसे कुछ एक्शन लेना चाहिए। बातचीत आज हो रही है, बातचीत से ही इसका समाधान निकलना चाहिए, यही भारत हमेशा कहता रहा है। बिल्कुल। आपको याद है 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी ने बात की पुतिन से, और फिर 26 तारीख को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, तो दोनों को बताया जो भाई आप वापस आइए, बातचीत के रास्ते पर आइए, डिप्लोमेसी और डायलॉग, और यही हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहते रहे। बिल्कुल, और रशिया ने तो कह दिया था कि जब तक सेना का कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक बातचीत संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर एक दौर की वार्ता हो चुकी है। आज की वार्ता पर नजर टिकी है। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ, जरा कुछ ग्राफिक्स हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा दें। सैन्य शक्ति तो लगातार हम आपको अलग अलग देशों की बता रहे हैं, वहीं परमाणु हमले की भी लगातार धमकी दी जा रही है। रूस की परमाणु ताकत क्या है वो आप देखिए। तैनात वॉरहेड जो हैं वो 1625 हैं, और बाकी के वॉरहेड की अगर हम बात करें तो 4630 हैं, कुल हो गए 6255। ये हम परमाणु ताकत का जिक्र कर रहे हैं। रशिया की लगातार परमाणु हमले की धमकी भी दी जा रही है। किसके पास कितने परमाणु वॉरहेड हैं? रूस के पास 6255, अमेरिका की बात करें तो 5550,
चीन की बात करें तो 350, चीन से आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन की बात करें तो 225, ब्रिटेन से आगे बढ़ते हैं फ्रांस की बात करते हैं, इनके पास 290 परमाणु वॉरहेड हैं। भारत की बात करें तो 156, पाकिस्तान की बात करें तो 165, इजराइल के पास 90। तो ये हमने आपको बताई परमाणु शक्ति क्या है। कुलकर्णी सर, अगर बाइडेन ये कह देते हैं अपने संबोधन में कि रशिया ये युद्ध बेशक जीत जाए लेकिन आगे परिणाम गंभीर होंगे जो लंबे अरसे तक भुगतने होंगे, ये कह देना क्या मतलब है कि वो मान गए कि ये युद्ध रशिया जीत जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है अच्छा। कि रूस तो जीतेगा। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं। अगर युद्ध ना भी होता तो भी रूस जीतता, युद्ध हुआ है तो भी रूस जीतता। इस बात को अगर समझ लेते लोग, और खासकर ज़ेलेंस्की जो है, अगर वो इस बात को समझ लेते और उकसाए ना जाते तो मुझे लगता है ठीक रहता। क्योंकि रूस के साथ इतने जमावड़े के साथ अगर किसी ने लड़ना है तो मुझे नहीं लगता कोई टिक पाएगा। क्योंकि आप समझ लीजिए, तकरीबन 2 लाख के सैनिक अति आधुनिक हथियारों के साथ पूरे यूक्रेन को घेर करके बैठे हुए, क्या लगता है कि यूक्रेन जिसको वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यूक्रेन में आज भी रूसी भाषा बोली जाती है, तो वो एक ही स्टॉक के सब हैं। लेकिन मुझे लगता है जो ज़ेलेंस्की हैं उनमें जोश है पर होश नहीं रहा, और जो पुतिन है उनमें वो बार बार कहते आए, ये हम जैसे सज्जनार साहब भी बता रहे थे, ये हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा ये अब जो पानी है वो सर से बह रहा है, और इस जो लीडर है यूक्रेन का वो अपने बलबूते पे नहीं बात कर रहा है, वो किसी और के उकसाने के ऊपर बात कर रहा है। और उसको इस बात की समझ आ जानी चाहिए थी कि नाटो हुआ, अमेरिका हुआ, बार बार कह रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे, हम पैसे देंगे, लेकिन आपको सैनिक नहीं देंगे। आज की तारीख में अगर उस यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है तो क्या लगता है जिसके पास 2 लाख सैनिक है और दूसरे देश में 8.5 लाख सैनिक और अति आधुनिक हथियारों के साथ लैस रूस की सेना, कोई मकसद है? मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ने कम से कम इस बात को, ईगो जो है, छोड़ देना था और इस बात के ऊपर ध्यान देना था कि मेरा जो देश है बड़ी मुश्किल से बना है, यूक्रेन बहुत यूरोप के अंदर जाता भी है। बिल्कुल, तो जब चार्ज दी अफेयर्स का सर बयान आया था, उन्होंने कहा था हमें प्रवोक किया गया, हमें उकसाया गया, उसका परिणाम ये है कि हमने 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश बना दिया। तो मेरा सवाल इससे जुड़ा यही था कि किसने भड़काया आपको, किसने उकसाया? क्या ये नजर जो है यूनाइटेड स्टेट्स पर थी?